नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार। मेरा नाम संतोष सिंह है, मैं टेनेजा संस्था से हूँ। अभी हम लोग फरवरी माह में है, आज 21 फरवरी है। भविष्य में हम लोग अभी आज से 10 दिन बाद हम लोग मेंथा की रोपाई के लिए आगे प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो मेंथा की फसल में मुख्यतः जो चीज़ें हैं जो हमको कार्य करने होते हैं, उसके लिए हम लोग आज आप लोगों के बीच में आए हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को तरीके से सब कुछ सुनना है और जो भी आप लोगों की तरफ से प्रश्न होंगे वो बेहिचक आप लोगों को पूछना है, जिससे कि हम लोग आगे मेंथा के अच्छे उत्पादन के लिए प्रयासरत रहें और भविष्य में एक अच्छे किसान के रूप में और एक अच्छे उत्पादक के रूप में सामने उभर करके आएँ। तो सबसे पहली बात यह है कि नर्सरी हम सब की लग चुकी है और नर्सरी हमने जितने एरिया पे लगाना है, चाहे हमको 1 एकड़ या 2 एकड़ जितने भी एरिया पे हमको लगाना है, उसके लिए हमने नर्सरी तैयार करने के लिए प्रयासरत हैं। नर्सरी हमारी कम से कम 20 से 25 दिन की शबकी हो चुकी है। तो नर्सरी में वास्तविक रूप से जो पौधा होता है, कितने दिन पे नर्सरी की रोपाई करनी चाहिए। नर्सरी में देखा जाए तो नर्सरी की जो एक परिभाषा देखी जाए तो नर्सरी ये होती है कि जो पौधे 30 से 35 दिन की अवस्था के हों, यानी जिनकी उम्र 35 दिन के आसपास हो, जिनकी ऊंचाई 5 से 7 इंच हो, यानी कि 15 सेंटीमीटर तक ये पौधे हों, और साथ ही साथ जिनमें 3 से 5 पत्ते या 7 पत्ते हों, वही नर्सरी हमारे रोपाई के लिए उपयुक्त होती हैं। अब कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि दिसंबर महीने में ही नर्सरी लगा देते हैं और उस नर्सरी को ले जा कर के ये लोग गेहूं के खेत में रोपाई करते हैं अप्रैल महीने में, 15 अप्रैल तक या लास्ट अप्रैल तक। तो कहीं ना कहीं से 120 दिन का नर्सरी आपका हो गया। तो ये नर्सरी अगर आप लगाएंगे तो कहीं से भी आप अच्छा उत्पादन के लिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे उत्पादन के लिए नर्सरी की जो उम्र होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए, 35 दिन की। तो मेंथा की फसल का देखा जाए तो मेंथा हमारी एक प्रकार से देखा जाए तो जायद की फसल है। जायद की फसल का मतलब कि जून महीने तक इसको लास्ट हमको हार्वेस्ट कर लेना है, कटाई इसकी करवा लेनी चाहिए। तो दूसरी बात ये भी है कि आप लोग लंबे समय से खेती कर रहे हैं तो ये भी पता है कि हम किसी भी वैरायटी का प्रयोग करें, ये 90 दिन की वैरायटी अगर है तो हमको अच्छा उत्पादन दे सकती है। मेंथा में 2-3 चीज़ें जो हैं, जैसे कि नर्सरी का समय हमारा हो गया कि हमें लास्ट जनवरी तक हमको नर्सरी लगा देनी है और फरवरी में 25 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक हमको इसकी रोपाई कर देनी है। रोपाई करने में क्या होगा कि एक उचित तापमान जो पौधों की वानस्पतिक वृद्धि के लिए, जैसे बढ़वार के लिए जो तापमान होना चाहिए, वो तापमान उस समय उसको मिल जाता है। जब टेम्परेचर उधर हाई होता है, आप देखेंगे कि जब लेट हम लोग मेंथा की खेती करते हैं तो अप्रैल महीने में बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से पौधों की में जो बढ़वार की गति है वो धीरे धीरे रुकने लगती है। और जब मई लास्ट में हम लोग जाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि जितने पे हमारे पौधे थे, अगर टेम्परेचर तुरंत एकाएक बढ़ा है तो पौधे वहीं पर रुक गए हैं और ऊपर की जो पत्तियाँ हैं वो धीरे धीरे छोटी पड़नी शुरू हो गई हैं, यानी कि उसकी मैच्योरिटी एक समय अवधि से पहले ही आ जाती है और किसान को लगता है कि पौधा हमारा आगे विकसित नहीं होगा, तो किसान उसको 90 दिन के पहले क्या 70 दिन पे ही उसकी पेराई शुरू कर देते हैं। हमें ये भी ध्यान देना है कि मेंथा की फसल में करीब 50 से 60 दिन बाद जब आप देखेंगे कि खेत में पत्तियों के पीछे रोम दिखाई देने लगते हैं, रोएं जिसको हम लोग बोलते हैं, ये खास करके जब गर्मी बढ़ती है तो इसमें रोम दिखाई देते हैं और रोम ही एक प्रकार से इसके ऑयल ग्लैंड होते हैं जिसमें कि तेल हमारा पाया जाता है। तो जैसे जैसे पत्तियों का प्रसार होगा, पत्तियां चौड़ी होंगी, उसमें जितनी मात्रा में ऑयल ग्लैंड बनेंगे, जो रोम बनेंगे, और उन ऑयल ग्लैंड में जितने तेल बनेंगे वही हमारा अच्छा उत्पादन दे सकते हैं फसल। तो हमें कुल मिलाकर के ये करना है कि समय से हम नर्सरी लगाएँ, समय से उसकी रोपाई करें और समय से पेराई करें। यानी कि अगर हम 10 मार्च तक रोपाई कर ले जाते हैं अपने पिपरमिंट की, तो हम लोग 3 महीना यानी कि 90 दिन बाद 10 जून तक हम उसकी पेराई कर सकते हैं। हमें ये भी पता है कि करीब 15 जून के बाद मानसून आ जाता है। मानसून आ जाता है तो बारिश होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। अब हमारे पास अगर 2 एकड़ या 3 एकड़ खेत हैं, एक दिन में हम मुश्किल से 1 एकड़ की पेराई कर पा रहे हैं, तो सारे खेतों की पेराई करने में इसके साथ ही साथ टंकी की संख्या कम हमारे गाँव में है, तो सारे किसानों की पेराई करनी है। तो हमें क्या होता है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, 10 दिन लग जाते हैं और हो सकता है कि जो हमारा 5 दिन का समय है, मौसम उस समय ख़राब होते हैं तो उस समय हमको नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं से हमें प्रयास ये करना चाहिए कि समय से लगा करके और समय से उसकी 15 जून तक उसकी पेराई कर लेनी है। ये हो गया हमारा समय का। तापमान की हमने बात किया कि तापमान हमको जो रोपाई का तापमान है ये करीब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होना चाहिए, जो इस समय तापमान है हमारा
आलू की खुदाई होने के लिए तैयार है, तो ये तापमान रोपाई के लिए उचित है। रोपाई के बाद जो 1 महीना समय होता है हमारा, पौधे अपनी जड़ों का प्रसार करते हैं, धीरे धीरे अपनी पौधे अपने आप को स्टैंड करते हैं, खड़ा करते हैं और उसमें 2-4 पत्तियां देखने को मिलती है। जब 1 महीना पूर्ण होता है तब हम लोग फर्टिलाइज़र अलग से यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते हैं, फिर 2 महीने पे अलग यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, फिर इसके बाद 50 दिन की जब अवधि होती है तो कहीं ना कहीं से हम लोग फोलियर स्प्रे करते हैं, पानी छिड़काव करते हैं पोषक तत्वों का। आप लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें क्रमवार हमको करते आगे हुए बढ़ना है, और कब कब पौधों को किस पोषक तत्व की कमी दिख रही है उसके अनुसार हमको पोषक तत्व पौधों में देने हैं। तो हमें एक खेती की जो प्रक्रिया है मेंथा का, इस पर एक हम लोग संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं कि जैसे हम 1 एकड़ की बात करें, 1 एकड़ में हमने नर्सरी लगाया। नर्सरी हमारी कितनी है? 1 एकड़ के लिए हम लोग 200 वर्ग मीटर नर्सरी का एरिया दिए, ठीक है। 200 वर्ग मीटर एरिया के लिए हमने 32 किलो जड़ रखा। 1 बीघा जो आपका है, बीघे के लिए हम लोग 8 किलो जड़ रखते हैं, तो 1 एकड़ के लिए हमारा 32 किलो जड़ हो गया। शोधन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शोधन हमने ट्राइकोडर्मा विरिडी से उसका शोधन किया, इसके बाद हमने जड़ का बुआई किया। बुआई करने के बाद नर्सरी अब जिस अवस्था में है, अब करीब करीब 2 से 3 पत्तियाँ 4 पत्तियाँ हर खेतों में देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि अब आज बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है, तो ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ी है, तो जो माहू आपके खेत के आसपास होंगे, वो माहू अगर अंडे में होंगे तो अंडे फटेंगे, माहू बाहर आएंगे, ठीक है। या जो माहू पहले से अंडे से बाहर निकले हैं उनका और प्रसार होगा, तो नुकसान करने की जो प्रक्रिया है थोड़ी और बढ़ेगी। साथ ही साथ धनिया, आपके खेत के अगल बगल जो नर्सरी लगे हैं, धनिया लगे होंगे या फिर सरसों लगे होंगे, तो इनमें जो माहू हैं वो कहीं ना कहीं से आपकी नर्सरी में आएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि अगर खेत नर्सरी में हमारा कहीं से माहू दिख रहा है तो उसके लिए कोई भी बाज़ार से हमको दवा लानी है। जैसे आपका थामेथ्रोजाम एक दवा आती है 25% WG, उसका हम लोग 5 ग्राम प्रति टंकी की दर से छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा इमिडाक्लोपिड आता है, इमिडाक्लोपिड को भी हम लोग 5 ml प्रति टंकी की दर से हम लोग छिड़काव कर सकते हैं माहू के रोकथाम के लिए। तो ये हमारा उससे रोकथाम हो जाएगा। दूसरा जो है कि मेंथा की फसल में जो थोड़े मोड़े खरपतवार दिख रहे हैं, तो हमने पेंडामिथिलिन का छिड़काव किया ही है। पेंडामिथिलिन के छिड़काव के बाद भी जो 10-20% घास खरपतवार अगर दिखाई दे रहे हैं खेतों में, तो हम उसकी निराई कर लें, जिससे पौधों के बीच में न्यूट्रिएंट का जो पोषक तत्वों की जो प्रतिस्पर्धा होती है वो ख़त्म हो जाए और पौधे थोड़ा सा तेज़ी से ग्रोथ करें अपना। तो खरपतवार अपना निकाल लें। अब खेत हमारा अगर 25 फरवरी तक सरसों वाले खेत या आलू वाले खेत खाली हो रहे हैं, तो खेत को हमको जोत करके तैयार कर लेना है। जोत के तैयार करने के बाद खेतों में सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अगर गोबर की खाद हमारे पास उपलब्ध है, तो गोबर की खाद हमको 1 एकड़ में करीब 4 टन 1 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हम लोग गोबर की खाद डालते हैं। 1 एकड़ में हम लोग करीब 4 टन गोबर की खाद डालेंगे, और डालने के बाद 2-3 दिन पहले उसको मिला लेंगे। फिर इसके बाद क्यारियाँ बनाएंगे हम लोग। क्यारियाँ बनाने के बाद मृदा की अगर जांच हमने कराया है, मृदा परीक्षण अगर हमारा हुआ है, तो उसके अनुसार जो संस्तुत मात्रा है उर्वरक की, खास करके बेसल में हम लोग जो डालते हैं, बेसल में हम लोग SSP का प्रयोग करते हैं। पहले यहाँ पे प्रचलन DAP का ज़्यादा था, लेकिन अब मेंथा में सब लोग SSP का प्रयोग कर रहे हैं। और SSP इसलिए हम लोग डालते हैं कि SSP से जितना भी फास्फोरस है पौधों को मिल जाता है, साथ ही साथ सल्फर और कैल्शियम 2 तत्व और अलग से मिलते हैं, जो कि हमारी मेंथा के तेल उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ फास्फोरस और पोटास के रूप में हम लोग MOP का प्रयोग करते हैं। MOP को हम लोग अवश्य डालें, और यूरिया। तो तीनों पोषक तत्वों में NPK का अगर देखा जाए, तीनों पोषक तत्वों में फास्फोरस, पोटास और यूरिया, तीनों में फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा हमको बुआई के समय जब हमारे खेत तैयार हो जाएं, तो उसके बाद हमको खेत में क्यारियाँ बनानी है। क्यारियाँ के लिए आप लोगों को पता ही है कि हमको पहले नाली बनानी है और उस नाली से फिर क्यारियाँ बनानी है, यानी कि हर क्यारियों के लिए एक नाली हमारी आवश्यक है, जो कि हम आपको पंपलेट के माध्यम से और बाकी चीज़ों के माध्यम से आप लोग को पहले से प्रदर्शन हो चुका है। सिंचाई के लिए जल निकासी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार खेत को समतल कराना, जैसे आलू आपका लगा है, आलू की जब जुताई होगी तो कहीं ना कहीं से खेत आपका ऊपर नीचे होगा, तो समतल कराना हर बार संभव नहीं है। तो
तो हमें क्या करना है कि इरिगेशन चैनल हमको बनाने हैं और सिंचाई के लिए क्यारियों से क्यारियों में पानी न दे करके हमको नाली के माध्यम से क्यारियों में पानी देना सबसे सही तरीका है। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि पोषक तत्व जो हमारे हैं, एक क्यारी से जब दूसरे क्यारी में हम लोग पानी चलाते हैं तो इसमें का जो पोषक तत्व है वो घुल करके पानी के साथ दूसरे खेतों में या दूसरी क्यारियों में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं से इस क्यारी में उस पोषक तत्व की कमी देखने को मिलती है। तो इन सबसे बचाव के लिए हमको क्यारियाँ बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो अगर हमारे पास नाली की व्यवस्था नहीं है तो हम लोग जल निकासी नहीं कर सकते। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको क्यारियाँ बनानी है। क्यारी बनाने के बाद अब फर्टिलाइज़र जो हमारे हैं, सुपर हो गया, MOP हो गया जिसको हम लोग पोटास बोलते हैं, और यूरिया की आधी मात्रा हम लोग क्यारियों में बिखेर देंगे। और बिखेरने के बाद इसके बाद पानी हम लोग लगाएंगे। पानी लगाने के बाद लगाने का जो तरीका है तो उसके लिए हम लोग लकड़ी जो होती है, कैड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, कैड़ा हम लोग अगर हम लोग समय से रोपाई कर रहे हैं, यानी कि 25 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक अगर हम लोग रोपाई कर रहे हैं तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि 55 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखें। आप लोग तो तीनों अनुभव ले चुके हैं कि 45 पे भी लगा के देख चुके हैं, 50 और 55 60 पे भी लगा के देख चुके हैं। तो अगर समय से हम लगा रहे हैं और 90 दिन हमको लेके चलना है तो हम 50 सेंटीमीटर से नीचे हम लोग रखें ही ना। दूरी हमारी 50 सेंटीमीटर और जो पौधे हैं, पौधों से के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हम लोग रखेंगे। तो दिशा हो गई, हम दूरी हमारी हो गई 50 × 15 या 55 × 15, ये हम दूरी रखेंगे। जो दिशा है हम हमेशा पूरब और पश्चिम रखें। पूरब पश्चिम क्यों रखते हैं हम लोग? पूरब पश्चिम हवा का प्रसार होता है। दूसरा ये होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य से ही होता है, सूर्य के प्रकाश से ही होता है, तो जितना भी प्रकाश आएगा पूर्वी दिशा से शुरू होकर के दक्षिण से होते हुए पश्चिम तक आना है, तो पूरा प्रॉपर उसको धूप लगेंगे। तीसरी बात यह है कि जो भी कीड़े हैं या रोग हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रसार वहाँ पे होता है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। तो जहाँ पे कीड़े दिखेंगे, अगर सूर्य का प्रकाश जा रहा है तो वहाँ पे कीड़ों का नुकसान बहुत कम होना है। ठीक है। तो हमें कुल मिलाकर के दिशा पूरब पश्चिम रखनी है, नालियों की दूरी 55 और पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर। अब अगली जो प्रक्रिया हमारी है कि रोपाई करना। रोपाई करने के लिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे जो भी वर्कर हैं, जो भी श्रमिक हैं रोपाई के लिए, इसमें कोई बच्चे ना हों, यानी कि 14 साल से उम्र के नीचे के कोई बच्चे हमारे खेतों में ना हों। ये हमें प्रयास करना है भविष्य में, क्योंकि बाल श्रम पे थोड़ा सा हमको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके हमको आगे भविष्य में कार्य करने हैं। बच्चों को किसी प्रकार से हम खेती की प्रक्रिया में इन्वॉल्व न करें। जिनकी उम्र 14 साल से ऊपर है उनको हम लोग यहाँ पे बुला सकते हैं। तो रोपाई के लिए जब भी हम लोग समय रखें, पानी पूरी तरह से खेत में फैल जाए। पानी बंद करने के बाद जब खेत में कीचड़ बचे, तैरते हुए पानी में हमको रोपाई नहीं करनी। जब कीचड़ बचे तब हमको रस्सी के द्वारा लाइन के माध्यम से रोपाई करनी है, जिससे पौधे क्या होता है ना कि हम लोग जब पानी भर देते हैं खेतों में तो पानी के ऊपर पौधे तैरने लगते हैं, जो जड़ पकड़ते नहीं हैं वो तैरने लगते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि बाद में कुछ पौधों को अलग से ला करके हमको लगाना पड़ता है। हो सकता है कि नर्सरी में पौधे आपके कम पड़ गए हों तो फिर पौधे नहीं मिल पाते, तो अलग वैरायटियों का हमको प्रयोग करना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रोपाई हमारी हो गई। रोपाई के बाद खरपतवारनाशी के उपचार के लिए हम लोग यहाँ पे प्री इमरजेंस के रूप में पेंडामेथिलिन का प्रयोग करते हैं। पेंडामेथिलिन में क्या होता है कि हम लोग जो मात्रा रखते हैं 4 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाते हैं, यानी कि एक टंकी अगर 15 लीटर की टंकी है तो हम लोग 60 ml प्रति टंकी की दर से घोल बनाते हैं और इसके बाद खेतों में छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने का समय क्या है? जिस दिन रोपाई हुई है उससे 24 से 48 घंटे के बीच में या 48 से 72 घंटे के बीच में 3 दिन के अंदर हम लोग छिड़काव कर लें, क्योंकि इसके बाद जब घास में अंकुरण शुरू हो जाते हैं, अंकुरित जहाँ घास हो गया उसके बाद दवा काम नहीं करेगी, तो अंकुरण से पहले ही हमको उसमें छिड़काव कर लेने चाहिए। तो रोपाई हो गया, खरपतवारनाशी का प्रयोग हो गया। अब अगला जो प्रोसेस हमारा होता है कि 30 दिन की अवस्था पे, जिस दिन हमने रोपाई किया है उससे 30 दिन की अवस्था पे हमको पहले यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी है। तो यूरिया की जब टॉप ड्रेसिंग करनी है उसके पहले हम लोग देखते हैं कि 3 सिंचाई हम लोग कर लेते हैं। सिंचाई का मतलब यह है कि शुरुआती जो हमारी सिंचाई है, अगर हमको पूरी फसल में 8 सिंचाई करनी है तो पहले महीने में 30 दिन की अवस्था में 3 सिंचाई हमको कर लेनी है, और तीसरी सिंचाई जो पूर्ण हो उसी के बाद 90 दिन हमारी अवधि पूरी 30 दिन अवधि पूरी होती है, और 30 दिन की अवधि के बाद हम तुरंत यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया सिंचाई से पहले भी डाल देते हैं, फिर सिंचाई करने के बाद भी यूरिया डालते हैं।
तो ये तरीका गलत है थोड़ा। यूरिया हम जब भी टॉप ड्रेसिंग करें सिंचाई के बाद प्रयोग करनी है। सिंचाई के बाद जब पैर पूरी तरह से कीचड़ ना हो, खेत में पैर दबे ना, ठीक है, उस अवस्था में नमी होनी चाहिए खेत में, उसमें हमको यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी है। अगर पहले आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी लागत बढ़ेगी और वो पूरा यूरिया घुल करके पानी के साथ लीच करके नीचे चला जाएगा, तो 1% भी उसका फ़ायदा नहीं होना है। तो टॉप ड्रेसिंग हमको समय पे करना है। कुछ किसान क्या करते हैं कि पानी अगर लगा दिया, तीसरा पानी चौथा पानी ऐसे लगा देते हैं, तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग लेट करते हैं। जब लेट आप यूरिया देंगे, क्योंकि पौधों के लिए क्या है ना, भोजन सबसे ज़रूरी है, और भोजन हम अगर केमिकली दे रहे हैं, रासायनिक रूप से खाद दे रहे हैं, तो समय समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान देखना है हमको। अब यहाँ पे पहली टॉप ड्रेसिंग हो गई। टॉप ड्रेसिंग के बाद अब आप देखेंगे कि कुछ खरपतवार हैं जो बाद में पेंडामेथिलिन के डालने के बावजूद भी उग आए हैं बाहर। अब यहाँ पे हमारे पास अगर संसाधन है तो हम लोग उसका निराई करवा लें। अगर हमारे पास सब संसाधन मौजूद हैं तो हम लोग इसकी गुड़ाई भी थोड़ा सा करवा लें। कुछ किसान क्या करते हैं कि खरपतवारनाशी का 2-3 बार और प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे गेहूं वाली जो घास की दवा आती है सल्फोसल्फ्यूरान, इसका लोग प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद एजिल का प्रयोग करते हैं। तो 90 दिन की आपकी फसल है, 1 महीना जो हमारा है, अगर खरपतवारनाशी डालते हम चले जाएंगे तो हमेशा जितनी बार हम लोग खरपतवारनाशी का प्रयोग करेंगे पौधों की बढ़वार पे उसका असर जाएगा। पौधे 1 सप्ताह के लिए पूरी तरह से सुप्तावस्था में चले जाते हैं, यानी कि पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। और रुकने के बाद क्या होगा कि जब किसान ये देखता कि 1 महीना हो गया और जिस तरह से हम पौधे लगाए थे वही पौधे उस तरह से 1 महीने बाद भी दिख रहे हैं खेतों में, तो किसान क्या करता है कि अब 1 महीने पे जो हमको यूरिया की मात्रा डालनी थी, कि जैसे होता है ना कि हम 20 किलो यूरिया हमको पूरे खेत में डालनी थी, हमने 10 किलो बेसल में डाल दिया, 10 किलो हमारे पास बचा है। और इस 10 किलो में 5 किलो हम लोग 30 दिन की अवस्था पे डालेंगे, 5 किलो हम 60 दिन की अवस्था पे डालेंगे। जब किसान को लगता है कि पौधे हमारे 1 महीने में बढ़वार हुई नहीं, तो ये क्या करते हैं कि पूरी की पूरी 10 किलो मात्रा या 15 किलो मात्रा उसी 1 बीघे में छोड़ देते हैं, यानी कि 40 किलोग्राम 1 एकड़ में छोड़ देते हैं। और जब मात्रा बढ़ा करके हम डालते हैं तो कहीं ना कहीं से क्या होगा कि पौधों में यूरिया 2 प्रकार से काम करता है। एक तो पीजीआर का काम करता है, यानी कि पादप वृद्धि इतनी तेज़ी से होने लगेगी कि हम बाद में भविष्य में सोचें कि 60 दिन के बाद रोक दें पौधों को, तो पौधे रुकते नहीं हैं, ठीक है। साथ ही साथ जितनी मात्रा में पौधे पोषक तत्वों को लेते हैं उतना ही ग्रहण करेंगे, बाकी यूरिया क्या होगी, पानी के साथ घुल करके नीचे चली जाएगी या फिर वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उड़ जाएगी। तो होगा क्या कि पैसा भी हमारा लगेगा, पौधों को उतनी पोषक तत्व मिलेंगे भी नहीं, और कहीं ना कहीं से उसका नकारात्मक प्रभाव भी पौधों के ऊपर पड़ जाता है। तो संस्तुत मात्रा में यूरिया डालने के लिए हमें कम से कम खरपतवारनाशी के पीछे नहीं जाना है। निराई और गुड़ाई के माध्यम से अगर हमारा काम हो जाता है तो इस पर हमको ध्यान देना है। फिर इसके बाद दूसरे महीने में सिंचाई की जो बात होती है, तो 2 सिंचाई वहाँ पे हमको करनी है। थोड़ा सा हम लोग सिंचाई को रोकते हैं दूसरे महीने में 2। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो नालियाँ हम लगाए थे 55 सेंटीमीटर पे या 60 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर पे जो दूरी हमने लगाया था, आप देखेंगे कि धीरे धीरे 50% हिस्सा उसका नालियों का भर जाता है खेत में, और जो बीच की दूरी होती है वो 75 दिन आते आते पूरी तरह से हमारा खेत भरता है। तो एक समय के अनुसार, एक प्रोसेस के अनुसार अगर प्रक्रिया हो रही है तब तो समझिए कि हम अच्छे तेल के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं उसकी ग्रोथ को, तो होगा क्या कि 60 दिन के अंदर ही पूरी तरह से आपकी नाली भर जाएगी। अब अगला जो 1 महीना है, चूँकि हमको 90 दिन लेके चलना था और 60 दिन के बाद ऑयल कंटेंट बनने शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि नीचे वाली जो पत्तियाँ, जो पुरानी पत्तियाँ हैं, ऊपर से हमारी पूरी तरह से नाली भर गई है। सिंचाई जब भी हम करेंगे तो होता क्या है कि उस समय पानी की मात्रा पौधे ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि पत्तियाँ ज़्यादा हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़मीन से पौधे लेते हैं। तो जहाँ हम 1 सप्ताह पे सिंचाई कर रहे थे, 10 दिन अगर हो गया तो होगा क्या कि नीचे दरारें फटने लगती हैं। अब दरारें जब फटेंगी तो किसान क्या करेगा कि पानी जब लगाते हैं तो हमें पता नहीं लग पाता है कि वास्तव में खेत में पानी कितना लगा है। जब दरारें फटी हुई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़मीन सोखता है, और जब ज़्यादा पानी सोखेगा तो होगा क्या कि ऊपर पत्तियाँ पूरी तरह से ढकी हुई हैं, उसके ऊपर क्या है, टेम्परेचर हमारा मई का लास्ट महीना चल रहा है या जून का महीना चल रहा है, ऊपर पूरी तरह से क्या है, गर्मी है, बीच में क्या होता है कि नीचे पानी और बीच में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, उमस जिसको हम लोग बोलते हैं। और उमस जब बनेगी तो होगा क्या कि जो पुरानी पत्तियां हैं उमस के कारण नीचे गिर जाती हैं। अब किसी भी खेत में मान लीजिए एक पौधे में 100 पत्तियां हैं, 100 पत्तियां हैं, नीचे जो पुरानी 30 पत्तियां थी उमस के कारण वो नीचे गिर गई, ठीक है। तो कितने पत्ते बचे हमारे, 100 पत्ते बचे। अब समझिए कि जहाँ हमको एक पौधे से मान लीजिए कि 100 ग्राम तेल मिलना था, या पूरे खेत से हमको 20 किलोग्राम तेल मिलना था,
तो उसमें से हमारा 30% तेल का उत्पादन कम हो जाएगा। क्योंकि पत्तियाँ 30% गिर गई तो 30% हमारा उत्पादन भी घटेगा। तो जहाँ हम 20 किलो की उम्मीद कर रहे थे वहाँ पे हमको 14 किलो 13 किलो ऐसे तेल मिल पाता है। ठीक है ना। सब कुछ हमने सही किया, सही समय पर नर्सरी किया, सही समय पर लगाया, सारे पोषक तत्व हमने डाले। तो सारी प्रक्रिया होने के बाद लास्ट में अगर हम कहीं से भी गलतियाँ करते हैं तो हमारा उत्पादन कहीं न कहीं से प्रभावित होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमको सिंचाई बहुत समय पे करनी है। सिंचाई उतनी ही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पौधा न ले सके। अगर कहीं जल जमा हो रहा है तो हमको जल निकासी के लिए उत्तम व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए, इरिगेशन चैनल बने होने चाहिए। ठीक है। तो ये है। दूसरी जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हम लोग करते हैं, तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जब हमको लगे कि अब 60 दिन का हो गया, नालियाँ भी पूरी तरह से भरी नहीं हैं, सिंचाई हमने किया, उसके बाद हमको फिर दूसरी टॉप ड्रेसिंग कर देनी है। मात्रा हमको वही रखनी है। कभी कभी किसान क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 5 किलो की जगह पर हम 10 किलो या 15 किलो डाल देते हैं, तो दूसरी यूरिया डालने की नौबत ही नहीं आती है। अब वहाँ पे चूँकि ज़मीन में मांग है, उसकी यूरिया की ज़रूरत है, बढ़वार के लिए ज़रूरत है, लेकिन अब हमको ऊपर से लग रहा है कि हम यूरिया डाल देंगे तो हो सकता है कि पत्तियाँ सारी गिर जाए। तो हमें संस्तुत मात्रा का हमेशा ध्यान देना है कि चाहे उर्वरक हो, बेसल में डालना है या फिर हमको टॉप ड्रेसिंग करना है इसका। तीसरी बात आती है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव। हमारे लिए मेंथा में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सल्फ़र हम देखिए कहाँ कहाँ पे दे रहे हैं। जब हम लोग बेसल में बुआई कर रहे हैं तो वहाँ पे SSP का प्रयोग कर रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट का। सिंगल सुपर फास्फेट में करीब 11% के करीब सल्फ़र होता है। ठीक है ना। तो नीचे जब अगर हमने किसी भी खेत में मान लीजिए 40 किलोग्राम हमने SSP डाला है, एक बीघे में 40 किलोग्राम हमने डाला है, तो 11% उसका कितना हो जाएगा, 8 किलो या 9 किलो के आसपास उसमें सल्फ़र होगा। अब सल्फ़र में क्या होगा कि अगर हम बाज़ार से मोल लाते हैं ख़रीद करके, तो 1 किलो सल्फ़र का दाम करीब 100 रुपया है। ठीक है। बाज़ार से मोल ले आएंगे तो 1 किलो का दाम 100 रुपया है, 4 किलो का दाम 400 रुपया होगा। नीचे हमारा सुपर के साथ पड़ा हुआ है, तो आराम से हम कहीं से ऊपर से सल्फ़र डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जब पोषक तत्वों का हम छिड़काव करते हैं तो उसमें देखिए पहला हमारा आता है कि फेरस सल्फेट। 50 से 55 दिन की अवस्था पर हम लोग फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं। फेरस सल्फेट में आप देखेंगे कि करीब 11% से 14% इसमें सल्फ़र होता है। फिर इसके बाद दूसरा छिड़काव हम लोग करते हैं उसी के 1 सप्ताह बाद जिंक सल्फेट का, उसमें भी हमारा सल्फ़र है। तीसरा हम लोग 70 दिन की अवस्था पे सल्फ़र का स्पेशली छिड़काव करते हैं, जिसमें कि हमारा 80% या 90% जो भी सल्फ़र है, WDG डालें या WG जो भी डालें तो मिलता है। तो 3 बार यहाँ पे दे रहे हैं, 1 बार हम लोग बेसल में सल्फ़र दिए हैं। और सल्फ़र ऑयल सिंथेसिस में, ऑयल कंटेंट बनाने में सबसे बड़ा रोल होता है। तो सल्फ़र हम 4 अवस्थाओं में दे रहे हैं और साथ ही साथ हवा के माध्यम से भी सल्फ़र हमारा पौधों को मिल रहा है। ठीक है। तो सल्फ़र पर्याप्त मात्रा में तीनों अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में हम दे रहे हैं। साथ ही साथ सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता हम बरकरार रख रहे हैं, तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होना है। लेकिन देना कब है, किस दशा में देना है, वो हमको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो फोलियर स्प्रे का फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, सल्फ़र, और अंत में हम लोग कटाई से, जैसे 90 दिन की बात हम लोग करते हैं, 90 दिन पे कटाई करनी है अपनी जो वैरायटियाँ, खास करके कोसी और सीम उन्नति की बात करें तो। ठीक है। 90 दिन पे करना है तो 15 दिन पहले यानी 75 दिन की अवस्था पे या 70 से 75 दिन के बीच में हम लोग एक बार M45 का छिड़काव कर लेते हैं। क्योंकि जब पूरी तरह से मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता के ऊपर, परिपक्वता की जब बात होती है, तो परिपक्वता में आप देखेंगे कि पत्तियां ऊपर की छोटी पड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार पूरी तरह से, चाहे 90 सेंटीमीटर हो चाहे 1 मीटर, जितनी भी उस पौधे की हाइट होती है, पूरी तरह से बढ़वार हो जाती है। तो ऊपर की पत्तियां जो छोटी पड़ी हुई हैं वो पत्तियां पूरी तरह से खुल जाती हैं 45 डालने से। और जो भी ऑयल कंटेंट हैं एक दूसरे के संपर्क, फंजीसाइड के कारण अपने आप को, अपने मेंथॉल को अपनी पत्तियों में बरकरार रखते हैं, यानी कि जो ऑयल ग्लैंड हैं उसमें पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से सारे पोषक तत्व उस तेल को बांधने का काम करते हैं। जो उस समय के टेम्परेचर होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तेल बनाने में। और साथ ही साथ जब पेराई हम लोग करें, तो पहले भी आप लोगों को बताया गया था कि पेराई से 10 दिन पहले हमको सिंचाई रोक देनी है, यानी कि 80 दिन के बाद हमको सिंचाई, या 90 दिन पे अगर करना है तो जब भी आप कटाई करें तो 10 दिन पहले आपको सिंचाई रोक देनी है। मौसम का हमेशा आपको ध्यान देना है, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आज बारिश हुई तो कल हमको उसकी कटाई करके पेराई करनी है। ठीक है, इसका हमको विशेष ध्यान देना है। तो पेराई के लिए आज हमने कटाई किया,
प्रयास ये रहे कि जब भी हम कटाई करें, आज हमने सुबह कटाई किया, कटाई करने के बाद खेतों में हमने बायोमास को फैला दिया, फैलाने के बाद कल सुबह हम इसको उठाएं, ट्रॉली में भरें और ले जा करके टंकी में डालें। क्योंकि हमें गिनते हैं ना कि एक खेत में इतने 1 बीघे खेत में हमारे यहाँ 1 एकड़ खेत में इतने टंकी हुआ है, ठीक है। तो अगर हम तुरंत बायोमास, हरा वाला बायोमास भरेंगे तो जहाँ पे एक टंकी में 1 बीघे का आना है, वो 2 टंकी में 1 बीघे का नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो कम से कम 24 घंटा उसको रखें, थोड़ा सा सूख जाए, और उसके बाद दूसरे दिन हमको 24 घंटे बाद उठाना है और ले जा करके रखना है। कभी भी ये नहीं करना है कि तुरंत हम कटाई करके ले जा करके उसको टंकी में भरें। पेराई के लिए ध्यान ये देना है कि जो हमारा डिस्टिलेशन यूनिट है, यहाँ पे सेफ्टी का पूरा हमको ध्यान रखना है। बच्चों की पहुँच से हमेशा दूर रहे, वो बच्चे कहीं से भी वहाँ आसपास न रहें। और साथ ही साथ पेराई के बाद सेफ्टी वाल्व चूँकि हम संस्था की तरफ से लगाया गया है और बाकी कंडेंसर भी कहीं कहीं पे लगे हैं, तो ये केवल एक प्रदर्शन के लिए कि आप लोग कहीं ना कहीं से अच्छा तेल ले सकें। जितना भी तेल है टंकी से पूरी तरह से हम लोग हमारे पास निकल करके निचोड़ करके आ जाए। तो तेल उत्पादन के बाद उसको हम लोग भंडारण के लिए आते हैं। भंडारण के लिए हम लोग जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं, प्लास्टिक की जगह पे हम लोग स्टेनलेस स्टील के बर्तन में उसका भंडारण करें। और प्रयास यही करें कि अगर मैच्योरिटी पूरी नहीं है, मार्केट में क्या होता है कि जब आप तेल बेचने जाते हैं तो तेल बेचते समय 2 चीज़ें निकल करके आती हैं कि आपका सीपी या जीएलसी जो बोलते हैं ये कम क्यों हो रहा है। तो सीपी और जीएलसी कम होने का बस 2 कारण होता है कि या तो मैच्योरिटी आपके पौधे की नहीं आई थी, इस कारण से आपका सीपी या जीएलसी कम आ रहा है, जिसके कारण आपका मूल्य कम मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं से हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए कि फसल की अवधि जो है वो पूरी होनी चाहिए, और फसल में जो भी तेल बनने के प्रोसेस हैं ये पूर्ण होने चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं से उसमें पानी की मात्रा दिखेगी, जैसे हमारा वाटर फेल होता है ना, वाटर फेल होगा, केमिकल फेल होना, या फिर सीपी और जीएलसी का कम होना, ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं। तो खास करके हमें मेंथा की फसल में ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग करीब 3 से 4 वर्षों से हमारे साथ ही काम कर रहे हैं, और पिछले 25-30 वर्षों से आप लोग मेंथा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये मुख्य चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए। तो खास करके समय पर नर्सरी लगाना, समय पर रोपाई करना और समय पर कटाई करना। दूसरी बात, जड़ों के बारे में हमको जानकारी रखना कि उत्तम बीज हम कहाँ से लाए, उनका कटाव कैसे करना है, बीज का शोधन हमको अवश्य करना है रोगों से बचने के लिए। फिर इसके बाद फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, उर्वरक को हमको किस प्रकार प्रयोग करना है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमको डालने हैं, किस अवस्था में डालने हैं। फिर इसके बाद कीटनाशक जो दवाएं हैं उसका कैसे हमको प्रयोग करना है। इन सब चीज़ों के बारे में हमको ध्यान देना है। नहीं तो इसमें से एक भी कड़ी अगर हमारी टूटी तो कहीं ना कहीं से हमारा उत्पादन प्रभावित होगा। और पिछले साल जो हमने उत्पादन लिया था किसी भी कारण से, अगर हम गलतियां करते हैं तो वही उत्पादन हमको फिर मिलना है। अगर अच्छे उत्पादन के लिए हमको आगे बढ़ना है, पर साल बहुत अच्छा उत्पादन हुआ। जी, तो पिछले साल जैसे उत्पादन हुआ था, हमको प्रयास करना है कि इस बार और अच्छा उत्पादन हो। जो गलतियां उसमें कुछ हुई थी उसको हम लोग पुनरावृत्ति न करें और अच्छा उत्पादन लेने के लिए प्रयासरत रहें। तो आप लोग चाहें तो इससे संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं। कभी कभी सर बालू वाले खेत में जो है सर, जब आप पेड़ लगाया जाता है तो सर वो जो सूर्यमुखी कलर का हो जाता है पेड़, यानी कि जैसे कि खूब यानी बहुत हरा टाइप का, जी, तो वो पेड़ ऐसा हो जाता है यानी बालू वाले खेत में, यानी कि जो ये है यहाँ खेत हम लोग के इसमें पत्ती पीली टाइप की हो जाती है, पीली टाइप की पत्ती रहती है। फिर उस पेड़ का विकास भी नहीं होता, चाहे यानी कि चाहे उस पर M45 छोड़ी जाए या कोई माइक्रोन्यूट्रन छोड़ा जाए, ऐसा क्या है? देखिए, जहाँ पे बलुई मिट्टी है या बलुई दोमट मिट्टी है, तो जहाँ पे बालू के किसी भी मिट्टी में, जैसे दोमट मिट्टी जब होती है तो इसमें 30 से 40% तक बालू होती है, ठीक है। बलुई दोमट में 50% या इससे थोड़ा सा ऊपर होता है। अब बलुई मिट्टी में तो बहुत ज़्यादा बालू की मात्रा है, ठीक है ना। तो मिट्टी में पोषक तत्वों को बांधने के लिए जो क्ले होती हैं, जैसे हमारी चिकनी मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी में आप देखेंगे कि बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कड़े उसके क्या हैं कि 0.02 mm से लेकर के 0.002 mm के उसके कण पार्टिकल होते हैं, तो एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनमें अगर पोषक तत्व हैं, क्योंकि पोषक तत्व पौधे कहाँ से लेंगे, 6 इंच की गहराई से लेंगे, तो जो भी पोषक तत्व होते हैं उसको बांध के रखता है और लंबे समय तक बंधे रहते हैं। बलुई मिट्टी में क्या होते हैं कि सारे पोषक तत्व, चूँकि कण उसके बहुत दूरी पे हैं, तो सारे पोषक तत्व बहुत आसानी से लीच करके नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें एक प्रयास ये करना चाहिए कि बेसल में भी तरीके से सब कुछ डालें,
साथ ही साथ फोलियर के रूप में अगर बलुई मिट्टी है तब। अब हम बात करें कि अगर हम मेंथा की खेती कर रहे हैं तो मेंथा की खेती में एसएसपी का हम प्रयोग करें, ठीक है। एसएसपी का प्रयोग करें, प्रयास हमको ये करना है कि सिंचाई जब भी हम कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए मेड़बंदी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और थोड़ी सी मात्रा, जैसे बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी की अपेक्षा जहाँ पे बलुई मिट्टी ज़्यादा है वहाँ पे हमको सिंचाई थोड़ा सा ज़्यादा करना है। पोषक तत्वों के लिए एसएसपी का प्रयोग करना है, क्योंकि ये कंटेंट जो इसमें घुलनशील तत्व जो फास्फोरस है, फास्फोरस धीरे धीरे घुल करके नीचे जाता है, तो घुलने की प्रक्रिया स्लो होती है, तो पौधों को लंबे समय तक मिल सकता है। अब यहाँ पे जब पोषक तत्वों की कमी, जैसे आपने बताया कि पौधे में हरापन दिखता है या पीलापन दिखता है, तो पत्तियाँ जब ज़्यादा हरा दिख रही हैं तो कहीं ना कहीं से पोटेशियम की उसमें कमी दिखेगी, ठीक है ना, तो पोटेशियम लीच करेगा। दूसरी बात ये होती है कि मिट्टी में पीएच को देखा जाए। हम लोग होता है ना कि हम खेत पूरा है हमारा, ठीक है, पीएच जहाँ डिस्टर्ब होगा, मेंथा के लिए हमारा 5.5 से लेकर के 6.5 पीएच का ज़मीन सबसे उपयुक्त होती है, चाहे वो कोई भी ज़मीन हो, क्ले हो, सैंडी लोम हो या दोमट मिट्टी हो। तो पीएच अगर इसके आसपास है तो क्या होगा कि पोटेशियम थोड़ा सा कम होता है इसमें, ठीक है। फास्फोरस इसमें सही रहेगा। फास्फोरस क्या है, फास्फोरस और बोरान 7 के आसपास जो पीएच होते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में पड़ा रहता है। थोड़ा सा नीचे होगा तब भी एक कम हो जाएगा, ऊपर अगर पीएच आपका जा रहा है तब भी कम होगा। तो हमको कहीं ना कहीं मृदा का परीक्षण कराना पड़ेगा कि जो भी मिट्टी है आपकी उसकी एक बार जांच कराएं, और उसमें जो पोषक तत्व तो कम है उस पर हमको विशेष करके फोकस करना है। ये जो दिक्कत पैदा होती है, तो ये अगर उस खेत में का सरसों बोया गया जी तो ज़्यादा दिक्कत होती है। आलू जब बोते हैं, आलू बोने के बाद उस पर प्लांट के लिए यानी कि मेंथा लगाते हैं, तब ये दिक्कत कम होती है। जी, सरसों में जैसे हम लोग किसी प्रकार, जैसे हम आलू लगाए हैं तो आलू में हम लोग डीएपी का या एसएसपी का प्रयोग करते हैं, पर्याप्त मात्रा में करते हैं। और सबको ये पता है कि आलू की खेती के बाद जो भी उसमें बचे हुए फास्फोरस हैं वो आगे आने वाली फसल में हमारा काम देता है। पोटास की मात्रा भी हम लोग बढ़ा के डालते हैं आलू में, तो कहीं ना कहीं से पोषक तत्व तो रहते हैं। साथ ही साथ जब हम अगली फसल लगाते हैं तो उसके साथ बेसल में हम लोग देते हैं। लेकिन सर ये जैसे कि आलू में हम लोग जैसे लगाते हैं, आलू में कम खाद डालते हैं मेंथा में जी, सरसों में एक्स्ट्रा खाद डालते हैं। सरसों काटने के बाद जो एक्स्ट्रा खाद डाल के उसके बाद खेत बनाया जाता है, लेकिन फिर भी वो जो आलू वाली कंडीशन है वो नहीं पैदा होती सर बालू वाले खेत में। बाकी जो मिट्टी वाले खेत है, तराई के खेत हैं, और यहाँ पे जो खेत है यहाँ पे तो बेटर है, यानी अच्छी हो जाती है। सरसों वाली जो क्वालिटी है कर जाएंगे, काली है जो थोड़ा लेट करती हैं, तो उसमें इसका क्या समय तो लग नहीं पाएंगे, फिर उसमें क्या ज़्यादा मात्रा बढ़ानी पड़ेगी कि खाद पास की मात्रा बढ़ानी नहीं। देखिए उसके लिए बस यही है कि जहाँ पे समस्याएं आ रही हैं उसका मृदा परीक्षण अवश्य कराएं, ठीक है। मृदा परीक्षण कराएंगे, जो भी एनपीके की अगर डेफिशिएंसी है उसमें से किसी तत्व की है तो उसकी मात्रा हम लोग थोड़ी सी बढ़ा के डालेंगे, क्योंकि जब आप देखेंगे कि फास्फोरस एकदम न्यूनतम है या 0 है तो वहाँ पे आपको थोड़ी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अगर मध्यम रहता है तो थोड़ा सा हम लोग कम मात्रा में डालते हैं, तो ये हमको देखना पड़ेगा। अपने मन से हम लोग फास्फोरस या पोटेशियम का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं से ज़मीन में उसी तरह पड़ा रहेगा, पौधे ले नहीं पाएंगे। पीएच अगर डिस्टर्ब होता है, या कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि डीएपी के साथ जिंक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एसएसपी के साथ जिंक का प्रयोग करेंगे, किसी भी फास्फेटिक खाद के साथ हम जिंक का प्रयोग करेंगे, एक साथ मिक्स करके डालेंगे, तो कहीं ना कहीं से ज़मीन में जाने के बाद वो जिंक फास्फाइड बनाता है जो पूरी तरह से घुलता नहीं है। अब की बार एक किसान मिले थे सर, फतेहपुर के हैं, ये पास में है 5 किलोमीटर, तो सर वो डीएपी का घोल स्प्रे करते हैं, ऐसा क्या इसका कुछ लाभ मिल सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रयोग करने के लिए किसान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन घोल के रूप में जो आपके फोलियर के लिए बने हैं, जैसे एनपीके 19-19 आता है आपका, या फिर 0050 पोटेशियम के रूप में आ रहा है, फिर 05234 है, ये सब तो हम लोग स्प्रे के रूप में दे सकते हैं। डीएपी घोलना थोड़ा सा आसान नहीं है, डीएपी बहुत आसानी से घुलता नहीं है। सर वो बोलते हैं कि एक दिन पहले जो है उसको घोल के रख दो, दूसरे दिन छिड़को, तो हम यानी यूज नहीं किए, लेकिन बताया कि जो है काफ़ी रिस्पॉन्स मिलता है, हमको देखा यानी कि जी। कोई बताया नहीं कोई। हमारा सवाल ये है कि मेंथा की फसल में पानी तो उपलब्धता हमारे यहाँ है, लेकिन गर्मियों की फसल होती है, उतनी टाइम जल स्तर बहुत नीचा हो जाता है जी। तो पानी यानी कि कम सिंचाई में कैसे हम मेंथा का अच्छा उत्पादन ले सकें? जी भैया, इसके लिए क्या कहना होगा? मेंथा की फसल के लिए सिंचाई तो सबसे महत्वपूर्ण है। बाराबंकी प्रक्षेत्र में चूँकि ज़्यादा क्षेत्रफल पे इसकी खेती हो रही है, तो कहीं ना कहीं से उसका सबसे मुख्य कारण है पानी। यहाँ पे पानी का स्तर अच्छा है, पानी है। अब जहाँ पे पानी की समस्याएं थोड़ी हैं, वाटर लेवल मई महीने में या अप्रैल महीने से नीचे जाने लगता है, तो यहाँ पे हमको ये करना है कि खेत को अपने समतल करना है। इरिगेशन चैनल जो सिंचाई के जो तंत्र हैं हमको बनाना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी क्यारियाँ हम लोग बनाएं
और प्रत्येक क्यारी के बीच में नाली ज़रूर बनाएं। ठीक है, अब पानी उतनी ही मात्रा में हम क्यारियों में छोड़ें, क्योंकि हमारे पास पानी के स्रोत कम हैं। जितना भी पानी आ रहा है हम मेन नाली में उसको ले जाएं और उस नाली से क्यारियों में पानी छोड़ें। जब पानी क्यारियाँ 75% भरने लगें तो हम इधर से पानी बंद कर दें। ठीक है, बाकी जो 25% पानी हो रिस करके पानी खेतों तक पहुंच जाए। मेंथा को बस इतनी ही पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसी प्रकार से जैसे धान की खेती हम लोग करते हैं या गन्ना में पानी लगाते हैं, तो इस प्रकार से हमको सिंचाई नहीं करनी है। केवल उसके जल जो हैं उसकी सतह तक पहुँच जाए, इतना ही पानी पर्याप्त रहता है। दूसरी बात, हमको जब सिंचाई करनी है तो नमी हमेशा हमको चेक करना है। ऐसा नहीं कि हमको एक ज़मीन हमारी जैसे चिकनी मिट्टी है या दोमट मिट्टी है तो इनमें पानी की मात्रा उतना ज़्यादा नहीं लगेगा जितना बलुई दोमट में लगेगी या बलुई मिट्टी में लगेगी। तो मिट्टी की कंडीशन के अनुरूप ही हमको सिंचाई करनी है। चेक हमेशा करना है खेत पे जा कर के कि नमी है या नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जहाँ पे समस्याएं आ रही हैं वहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि माइकोराइजा का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो माइकोराइजा का काम दो प्रकार से होता है। एक तो पानी के लिए होता है, दूसरा हमारा फास्फोरस को ये लोग घुलनशील बना करके पौधों तक पहुंचाते हैं। चाहे हम लोग डालें या न डालें, माइकोराइजा कहीं ना कहीं से फास्फोरस को घुलनशील बनाती है और उन्हीं के माध्यम से फास्फोरस पौधों को मिलता है। तो माइकोराइजा करीब 1 एकड़ में आप 3 से 4 किलोग्राम माइकोराइजा किसी भी अच्छी कंपनी का, बस आप लोग ये देख लें कि उसमें नंबर ऑफ स्पोर्स कितने हैं, अच्छी कंपनी का माइकोराइजा प्रयोग करें आप लोग। माइकोराइजा में जब आप खेत में फैलाते हैं तो फैलाने के लिए भी ध्यान ये देना कि किसी फर्टिलाइजर के साथ उसको नहीं डालना है। आप गोबर की सड़ी हुई खाद है उसमें प्रयोग कर सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट इनमें मिक्स करके शाम के समय हम खेत में बिखेरें और मिट्टी में मिला दें। ठीक है, तो हमें माइकोराइजा जब हम डालते हैं खेतों में तो होगा क्या कि माइकोराइजा एक चेन बनाता है ज़मीन के अंदर। जहाँ भी फैलेगा मिट्टी के साथ अपना संपर्क बनाने के बाद चेन बनाता है और वो चेन देखेंगे कि जहाँ पे पानी की पहुँच, जैसे जड़ें हमारी जहाँ तक पहुँच रही हैं वहाँ तक पानी ले पाती हैं, उसके नीचे जड़ें नहीं जा पाती हैं। तो उसके नीचे भी वो अपना एक तंत्र बनाते हैं और कहीं ना कहीं से पानी के छोटे छोटे जो स्पोर्स हैं उसके माध्यम से पौधों को फास्फोरस को घुलनशील करके पौधों तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ पानी की उपलब्धता भी वो बनाए रखते हैं। तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक पानी अगर आप नहीं लगा पाते हैं खेत में तो भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत पौधों को नहीं होगी। तो अगर हम एक सिंचाई के बीच में 2 से 3 दिन का भी गैप कर लेते हैं तो 10 सिंचाई जहाँ या 8 सिंचाई हम कर रहे थे वहाँ पे 1 सिंचाई हम लोग कम भी करें तो हमारा फसल चक्र पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम पानी बचा सकते हैं। पहला हमने बताया है कि इरिगेशन चैनल बना करके हम लोग कर लें। ठीक है, तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। माइकोराइजा सर है तो ये 2 उसमें आता है, एक पाउडर के रूप में, एक दानेदार के रूप में, तो प्रयोग कौन वाला ठीक रहेगा? प्रयोग कोई भी करें, बस ये रहे कि आप उसका जब जो पैकेट है उस पर एक्सपायरी देख लें कि अच्छी कंपनी का होना चाहिए। पहली बात तो अच्छी कंपनी का होना चाहिए। दूसरी बात उसमें स्पोर की संख्या पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए। एक्सपायर अगर है तो उसको आप न खरीदें। डालने का जो तरीका है सब कुछ सही रहता है, अगर हमारा डालने का तरीका सही नहीं है तो हो सकता है कि सारे स्पोर मर जाएँ, तो भविष्य में उसका प्रसार खेतों में नहीं हो पाएगा और जो हम लाभ चाह रहे हैं वो लाभ हमको मिल नहीं पाएगा। तो इसका हमको ध्यान देना है। तो यही सारी चीज़ें जो हमारे सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। सर हमारे सवाल है कि जब गेहूं या लास्ट वाइज सरसों करती है तो उसमें पनीडा जब डाला जाता है तो वो काम क्यों नहीं करता है? सरसों में? हाँ जी हाँ, पनीडा मशीन बहुत कम काम करती है इसमें। जी, पनीडा का जो प्रयोग है ना, खास करके जितने भी हम लोग सीरियल लगाते हैं या सूखे खेतों में ज़्यादा होता है। मेंथा की फसल में हम लोग प्रयोग इसलिए करते हैं कि मेंथा की फसल में मात्रा कहीं पे भी आप देखेंगे पनीडा का तो 1 ml प्रति लीटर की दर से ही होता है। मेंथा की फसल में हम लोग नालियों के बीच में देते हैं। ठीक है ना, कोई भी हर्बिसाइड है एक टेम्परेचर सबको प्रभावित करता है। जब हम लोग ये फरवरी महीने में या मार्च के 15 मार्च तक हम लोग पनीडा का प्रयोग करते हैं उसमें आप देखेंगे कि टेम्परेचर वही मैक्सिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। लेकिन जब हम लोग गेहूं वाले खेत में लगाते हैं या लेट वाली सरसों में लगाते हैं उस समय अप्रैल का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो एक कहीं ना कहीं से जो ज़मीन में लेयर बनानी होती है, देखेंगे आप थोड़ा सा प्रोसेस समझें पनीडा का। खरपतवार जो हैं जुताई के बाद उसी खेत में पड़े हुए हैं। पनीडा जब हम लोग डालते हैं तो पनीडा एक लेयर बनाती है ऊपर से हम लोग छिड़काव करते हैं। मिट्टी के साथ संपर्क में दवा आ जाती है। अब जब
अंकुर निकलना शुरू होते हैं किसी भी घास के, खरपतवार के। तो अंकुर जब निकलेंगे तो कहीं ना कहीं से उस मिट्टी में जहाँ पे वो दवा पड़ी हुई है उसके संपर्क में आएंगे, और जब उस संपर्क में आएंगे तो तुरंत वो खरपतवार को मार देता है अंकुरण के समय ही। तो यही प्रोसेस है। अब जब टेम्परेचर हाई है, आपने छिड़काव भले किया हो, अब होगा क्या कि वहाँ पे या तो हमने जब स्प्रे कर रहे हैं बूंदें सूख गई हों, ठीक है, ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते उसका संपर्क टूट गया हो, लेयर न बन पाई हो, तो इस कारण से जो खरपतवार है वहाँ निकलते समय कोई संपर्क नहीं हुआ दवा को, तो आराम से जर्मिनेट कर जाते हैं। तो यही कारण है कि बहुत सही तरीके से दवा काम नहीं कर पाती हाई टेम्परेचर पे। इसीलिए हमेशा नमी ज़रूरी है, एक फेवरेबल टेम्परेचर उसके लिए ज़रूरी है किसी भी खरपतवार नाशक छिड़काव के लिए। सर जी, जो पेंडामेथिलिन है रोपाई से पहले जब डाल दी जाती है तो पेड़ के ऊपर कम प्रभाव करता है, और अगर जब पेड़ लग जाता है, प्लांट लग जाने के बाद अगर जब वही पेंडामेथिलिन यूज़ की जाती है, मतलब कुछ प्रभाव पड़ता है पेड़ के ऊपर? पेड़ पे पड़ेगा। पेड़ पे तब पड़ेगा जब आपकी मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, मात्रा आप ज़्यादा डालेंगे। घोल आपने सही तरीके से तैयार नहीं किया, आपको खेत का एरिया मालूम है कि हमको 1 एकड़ है, 1 एकड़ में हमको 8 टंकी डालनी है, 120 लीटर पानी में डालना है। अब कभी कभी किसान क्या करते हैं कि अब हमको 480 ml डालना है 1 एकड़ में, ठीक है। आपने क्या किया कि 1 एकड़ के लिए आपने 1 लीटर तैयार कर लिया। अब जब क्या होगा कि पौधों के पास पानी ज़्यादा मात्रा में हम दे रहे हैं, पौधों के पास दवा का घोल पानी के साथ ज़्यादा इकट्ठा होगा, तो कहीं ना कहीं से उसकी जड़ों को नुकसान पहुँचाएगा। तो इसीलिए कभी देखते होंगे कि खेत में चलते समय पैर से ठोकर लगने पे या किसी कारण से अगर मेंथा के पौधे में पैर लगता है तो मेंथा के पौधे टूट जाते हैं। तो ये सब दिक्कतें देखने को मिलती हैं। सर ये जो 70-75 दिन में सर क्या इटोबोकोनाजोल डालने से क्या पत्ती कम गिरती है? फंजीसाइड का रोल केवल ये होता है कि रोगों को रोकना। टेबुकोनाजोल हो आपका या M45 हो या कोई भी कवकनाशी है, ये केवल पौधों में रोगों के प्रसार को रोकता है। इसका किसी प्रकार के पादप नियामक जैसे हम लोग PGR बोलते हैं या टॉनिक बोलते हैं, ठीक है, ये सब के लिए कोई काम इसका नहीं होता है। तो सर ये हमारा गदैला वाला जो कीड़ा है जी, सफेद उनका है जी, इसको कम लगने का क्या कोई उपाय है? बिल्कुल भैया, गदैला कीड़े को कम करने के लिए 2 ही उपाय हैं। पहला तो हमारा समय से रोपाई, हमने जैसे बताया था कि समय से हम रोपाई करें, और दूसरी एक सबसे बड़ी उपाय है कि हम दिशा की जो बात हमने किया था कि हमको पूरा पश्चिम दिशा में लगानी है। अब आप देखेंगे कि जब हम लोग फरवरी में रोपाई किए, मार्च में रोपाई किए, और जब अप्रैल और मई में जाते हैं, जब पछुआ हवा चलती है, तो पछुआ हवा किधर से चलती है? मैक्सिमम पूरब से या पश्चिम से। पश्चिम, ये 2 हवाएं चलती हैं। पछुआ हवा जब चलेगी तो आप देखेंगे कि गर्म हवाएं रहती हैं, गर्मी रहती है उन हवाओं में। तो जब पश्चिम से हवाएं चलेंगी पूरब की तरफ और नालियों के बीच में गैप है, ठीक है ना, तो पहले हमने बताया कि कीड़े जो हैं या रोग डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश में नहीं आ सकते। आप देखेंगे कि कीड़ों का जो नुकसान होता है, जैसे आपने गदैला की बात की, अमेरिकन वॉलवर्म की, तो गदैला कीड़े हमेशा रात में नुकसान पहुंचाते हैं। शाम को अंधेरा होने के बाद पौधों पे दिखाई देंगे, और सुबह 7 बजते बजते जो सूर्योदय होगा उसके बाद वो ज़मीन में किसी ढेले के या घास खरपतवार के नीचे आकर के बैठ जाते हैं, तो दिन में नुकसान नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब दिन में लू चलती है तो आप देखेंगे कि जो नीचे भी पत्तियों के आसपास चिपके हुए हैं, गर्म हवा के संपर्क में आकर के इधर उधर आएंगे और वो मर जाते हैं, ठीक है ना। तो पहली दिशा का ये प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे आपने भुनगे की बात की, भुनगे में क्या है कि भुनगा लगेगा कब? जब 50 से 60 दिन की अवधि होती है मेंथा में आपकी, ठीक है। भुनगा का उतना ही ज़्यादा रोल है नुकसान करने में जितना गदैला का आपका है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। भुनगे क्या हैं कि आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखे होंगे तो जो पुरानी पत्तियां होती हैं भुनगे उन पे ज़्यादा होते हैं। और भुनगे होते कब हैं? जब पूरी तरह से नालियाँ आपकी भर जाती हैं। जब आप छिड़काव करते हैं भुनगे के लिए, कोई दवा ला करके आप डालते होंगे, जैसे आप लोग इमिडाक्लोपिड या थामेथोजाम ला करके मार्केट से डालते होंगे। हम लोग पानी की मात्रा एक ही रखते हैं रोपाई से लेकर के पेराई तक, कि अगर हम 2 टंकी बीघे में पड़ रहा है तो 2 ही टंकी हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे कि बायोमास खेत में पूरा बढ़ा हुआ है। पानी अगर 2 टंकी शुरू में डाल रहे थे तो अब थोड़ा सा पानी की मात्रा ज़्यादा हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक पत्तियां पूरी तरह से भीगेंगी नहीं तब तक दवा अच्छा काम नहीं करेगा। घोल अच्छी तरह से बना करके पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी हमको, और खेतों में धीरे धीरे चलना पड़ेगा कि सारी पत्तियाँ हमारी भीग जाएँ। देखेंगे भुनगे का जो नुकसान है, भुनगा निचली पत्तियों पे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि धूप में नहीं रहेगा। छाँव कहाँ पे हैं? जो नीचे वाली पत्तियाँ वहाँ पे धूप नहीं है। अब यहाँ पे जब भुनगे क्या करते हैं कि उनका जो हरा वाला भाग है वहाँ पे ये लोग सक करते हैं, यानी कि उसका रस चूसते हैं, ठीक है। और रस चूसने के साथ साथ एक उसमें से तरल पदार्थ छोड़ते हैं जिसको हम लोग हनी ड्यू बोलते हैं।
हनी ड्यू बोलते हैं। जैसे आप लोग आम के पेड़ पे देखते होंगे कि जो भुनगे होते हैं, सेम वही भुनगे वो भी हैं, सफ़ेद मक्खी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो माहू हो गए, सफ़ेद मक्खी हो गए या फिर हॉपर हो गए, इन तीनों का यही रोल है कि जो शक करेंगे, जो चूसेंगे पौधों पत्तियों से, उसको कहीं ना कहीं से तरल पदार्थ के रूप में छोड़ते हैं। तो जब तरल पदार्थ के रूप में छोड़ेंगे तो जो पत्तियाँ देखते होंगे कि नीचे जो गिरी हैं वो पत्तियाँ काली पड़ जाती हैं, पत्तियों पे काले काले धब्बे होते हैं। चूँकि ये पत्तियाँ जो आम की पत्तियाँ हैं आपकी, ये ज़्यादा काली दिखती हैं, वो सूटी मोल्ड होता है और ये भी सूटी मोल्ड होता है। तो कहीं ना कहीं से तेल की मात्रा को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल इनका भुनगे का होता है। तो इसीलिए जब भी हम दवा का छिड़काव करें 50 से 60 दिन के बाद हम छिड़काव, 1-2 छिड़काव, या जब भी हम M45 का ही छिड़काव कर रहे हैं तो उसके साथ एक कीटनाशी मिला लें। क्योंकि खेत में उस समय किसान घुसना नहीं चाहता, सांप बिच्छू ये सब भी डर रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका हमको ज़रूर प्रयोग करना है कि पानी की मात्रा बढ़ाएं और जो भी कीटनाशी है उसके लिए उपयुक्त उसका प्रयोग करें और पर्याप्त मात्रा में पानी का प्रयोग करें, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए हमारे साथ। इनके लिए सर कोई फेरोमोन ट्रैप हो इस तरह के वो नहीं इस पे प्रयोग किए जा सकते? नहीं, फेरोमोन ट्रैप का उतना असर नहीं है भैया इस पर, क्योंकि ये कीड़े सफ़ेद मक्खी आँखों से जैसे पाउडर की तरह दिखाई देते हैं ना, तो बहुत बारीक होते हैं, इनको पकड़ना बहुत आसान नहीं है, और पकड़ेंगे भी तो ये संख्या इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो सब आ नहीं पाएंगे ट्रैप में, ठीक है। ज़्यादातर लास्ट कटाई क्या होते हैं जी। तो यही सारी चीज़ें हैं, और कुछ इससे संबंधित प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।